जय माता की। लाल किताब के हिसाब से मांगलिक शब्द बड़ा अच्छा है, मंगलकारी। अगर ये शब्द अच्छा है तो इसे बुरा क्यों माना जाता है? इसे बुरा क्यों माना जाता है? अरे मांगलिक बच्चे की कुंडली भेजो, इतनी बार रिटर्न आती है कि ऐसे लगता है जैसे बेइज्जती हो गई। और कईयों की तो कितनी कितनी बार बेइज्जती इसी बात पे हो जाती कि वो मांगलिक है। शब्द इतना अच्छा और हाल ऐसा। रियलिटी में क्या है? लाल किताब वहां लिखती है भोला बादशाह। भोले बादशाह का मतलब होता है जिसको समझ नहीं आती, जिसके पास अकल नहीं होती, उसको वो भोला बादशाह बोलते हैं। और लाल किताब ने मांगलिक भी किसको बोला? उसको बोला जिसका मंगल बद है, खराब है। अगर जन्म कुंडली के अंदर 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें घर के अंदर शुभ मंगल बैठा हुआ हो तो बेटा ऐसे मांगलिक बच्चे के साथ अगर आप अपने नॉन मांगलिक बच्चे की शादी करते हो तो शुक्र मनाना, आपको इतना अच्छा बच्चे का जीवन साथी मिला, इतना अच्छा। क्योंकि इस मांगलिक के अंदर कर्म शक्ति बहुत होती है, ये हार नहीं मानते, अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ज्यादा समझते हैं, ये शुभ मंगल वाले मांगलिक। लेकिन जिनका मंगल अशुभ हो जाता है, बद हो जाता है, ये लोग कभी भूल के भी अपना जीवन ही नहीं चला पाते। इनको हर चीज में कमी निकलती है, इनको हर चीज के अंदर लड़ना है, इन्होंने हर चीज के लिए तर्क करना है और तर्क वो करना है जो किसी को समझ ना आए। ऐसे मांगलिक से तो बचना ही अच्छा है। इसीलिए सिर्फ 12, 1, 4, 7, 8 में मंगल देख के बच्चे को रिफ्यूज करना, यह बहुत बड़ा पाप है। आप खुद गलती कर जाएंगे। जरूर करिए रिफ्यूज, लेकिन तब अगर आपके बच्चे का मंगल शुभ है और सामने अगर अशुभ मंगल की आ रही है जन्म कुंडली, तो आपको रिफ्यूज कर देना चाहिए। लेकिन आपके बच्चे का मंगल कहीं पर भी बैठा हो, वो मांगलिक ना हो, और सामने मांगलिक आपको नजर आ रहा है लेकिन शुभ मंगल है, जरूर शादी करवा देना। आपको जिंदगी के अंदर कभी भी कोई दुख उठाने को नहीं मिलेगा, उसकी तरफ से आपको सुख ही सुख मिलेगा। दूसरा, इस मंगल की मैं और व्याख्या देता हूं। भंडारी जी बहुत अच्छे जानकार है लाल किताब के, हमारे स्पाटू जी भी, मदन गुप्ता स्पाटू जी। आप एक तो यूनिवर्सल लॉ जानते हो कि धरती पर पानी है, धूप निकलती है, खूब निकलती है, जल वाष्प होता है, बादल बनते हैं, फिर ऊपर जाके गरज के फिर बरसते हैं, फिर पानी बरसाते हैं, सबको पता है। मंगल जो अभी रावत जी ने कहा कि साउथ के अंदर कहते हैं कि शनि काट देता है मांगलिक को, वो वाकई में काटता है। ये सारे का सारा तथ्य लाल किताब के अंदर विद्यमान है। लाल किताब के अंदर इसको समझाया गया है। मैं इसका तर्क देता हूं। जब भी कभी मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ जाए, इससे बुरा कुछ नहीं होता। ऐसे इंसान के घर पे क्लेश, पैसे के नुकसान, उसके घर में बीमारी, भाई भाई का लड़ना, चीजों के लिए विवाद होना, यह सब आम बात होगी और उस इंसान के जीवन की कामयाबी अधूरी होगी। क्योंकि जब भी मंगल शनि पे दृष्टि डालता, मंगल बद हो जाता है। सही बोल रहा हूं भंडारी जी? और ये बद मंगल कैसे, इसको ऐसे जांचो। शनि है बर्फ का पहाड़, शनि को बर्फ का पहाड़ बोला जाता है, और इसके ऊपर अगर जलता हुआ मंगल पड़ेगा, वो तो उसका सारा पानी बहा देगा, और सारा पानी बहाएगा तो बाढ़ आएगी एक झटके। वो उड़ा देता है, बहा देता है, पिघला के नीचे गिरा देता है। वो शनि की खासियत को खा जाता है। लेकिन जब कहीं पर भी आग लगे, मंगल कहीं पर भी आग लगे तो भाग के आती है ना फायर ब्रिगेड, वो आकर के सबसे पहले आग बुझाती है। ठीक इसी प्रकार से
ये ठंडा शनि जब मंगल को देखता है तो मंगल के जितने अवगुण आने होते हैं उन सबको गुणों में कन्वर्ट कर देता है, उनको गुणों में कन्वर्ट कर देता है, ठंडा पानी डाल देता है। यानी कि ऐसे इंसान को गुस्सा नहीं आता, ऐसा इंसान बहुत डिप्लोमेटिक हो जाता है, चालाक हो जाता है। उसको ये अकल आने लगती है कि कहां से काम निकालना है, कहां से नहीं निकालना। वो सामने खड़ा होकर किसी से पंगा ही नहीं लेता। वो तो चोर को चोर नहीं बोलता, कहता शाबाश बहुत बढ़िया किया, इसमें से हिस्सा मेरा साइड पे रख लीजिए। तो शनि अपना काम करता है, चालाकी करता है। तो इसीलिए मांगलिक किसे बोलते? मांगलिक उसे बोलते हैं जो अपने बाप को भी बोले ससुरे मुझे पैदा क्यों किया था, तेरा ही मजा होगा, ये मांगलिक होता है। और शनि किसे बोलते हैं? शनि अपने घर के नौकर को भी खुश रखने के लिए और अपना काम निकालने के लिए कहेगा तेरे में तो मेरे बाप से भी अच्छी ज्यादा गुण है, तू बड़ा प्यारा है, ये शनि है। तो इसीलिए शनि को यह कहा जाता है कि वो मांगलिक के गुण को काट देता है। ये इस तरह से होता है। दूसरी बात, हम ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, लाल किताब की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता। और पिछले कुछ वक्तों के अंदर जो ट्रांसलेशनें हुई भी हैं, ज्यादातर या तो नकल है कि जिस रूप में थी उसी रूप में दोबारा पब्लिश हुई, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। उन विद्वानों ने यह सोचा होगा शायद हमसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए जैसी है वैसी छाप देते हैं। पर यह छापने का तरीका नहीं है। छापने का तरीका यह है कि जीडी वशिष्ठ पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा है और आज तक कभी एक भी बुक नहीं छापी, एक भी नहीं छापी। अभी तक लाल किताब के लगभग 4000 पन्ने में लिख चुका हूं। 500 पेज के ग्रंथ को 4000 पेज का बना चुका, और अभी मुझे पता नहीं है कि कितने हजार और पेज बनने हैं। जिस दिन वो कंप्लीट हुए उस दिन आप सबके लिए छापूंगा। और लाल किताब की भाषा की बात कर रहा था। लाल किताब कहती है आपकी उम्र आपके घर में सबसे लंबी होगी, ये शब्द आता है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके देखते देखते आपके घर वाले आपसे पहले चले जाएंगे। उन्होंने कड़वी भाषा नहीं इस्तेमाल करी, उन्होंने कहा आपकी उम्र आपके घर में सबसे लंबी होगी। इसका कितना बड़ा बुरा फल है कि भाई आपके देखते देखते आपके परिवार के लोग चले जाएंगे, बहुत बुरा फल। इसी तरह से भोला बादशाह की मैंने संज्ञा दी और इसी तरह से मांगलिक का बताया। इसी तरह से हमारे पहले के भी जितने ग्रंथ हैं उनके अंदर भी बहुत कुछ छुप छुपा के लिखा हुआ था। जैसे हमारे वेदों में लिखा 33 कोटि देवी देवता, और बदनाम हम ये हो गए कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता है। हम लोगों ने खुद ही कर दी। और लोग जो जानकार, जो थोड़े समझदार बनते, तर्क मांगते हैं, वो फिर उपहास उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये ठीक नहीं है। आज आप सबको एक और बात बताता हूं जो बहुत बड़ी है, और ये बात सुनने के बाद आप लोगों का उत्साह बढ़ेगा और एक बहुत बड़ा पर्दा हटेगा आपकी आंखों से। और वो क्या है? कहते हैं कलयुग है, बहुत अधर्म, बहुत पाप, बहुत ये बहुत कुछ होगा। पहले तो ये बताइए सतयुग से लेके आज तक कब बुरे कर्म नहीं हुए? कोई था युग जिसके अंदर बुरा कर्म नहीं था? वही सब कुछ होता था जो आज भी हो रहा है। इसको कलयुग कहने का मतलब, आप अगर संस्कृत में जाएं, शास्त्रों में जाएं, कल का मतलब है कल पुर्जे। कलयुग का मतलब कल पुर्जों की युग, कल पुर्जों का युग। अरे पहले जूती काटने वाला हाथ से काटता था, कपड़ा बनाने वाला हाथ से बनाता था, मकान बनाने वाला हाथ से सब कुछ करता था, पत्थर काट के बड़ी बड़ी सिलियां रख के बड़े बड़े मंदिर और संस्थान बनाए जाते थे, सब हाथ से होता था। इस कलयुग के अंदर
हर चीज मशीनों से हो रही है, हर चीज मशीनों से हो रही है। इसको बोलते हैं कलयुग। ये मशीनों के युग है और सब चीज मशीन। पहले हमारे ऋषि मुनि यहां पर समाधि लगाते थे, मंगल पे घूम के आ जाते थे, चंद्रमा पे घूम के आ जाते, सारे नक्षत्रों का ज्ञान लेके यहां आ जाते थे और किताबों पे चढ़ा देते थे। वो अध्यात्म की उनके पास ताकत थी, योग की इतनी बड़ी ताकत थी। और आज अमेरिका की कंपनियां रॉकेट तैयार कर रही हैं, यान तैयार कर रही हैं कि भाई 2-2 करोड़ रुपया दो, हम आपको घुमा के लाएंगे। ये कलपुर्जों की दुनिया। और इसको बुरा मत मान, उल्टा अपने आप को इन कलपुर्जों की दुनिया के लायक बनाओ। कंप्यूटर सीखो, साइंस डेवलप करो, करके आपका जो विज्ञान है आप किस प्रकार से उसको इन कलपुर्जों में, इस कंप्यूटर में डाल के और बढ़ा सकते हो और एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो। उसकी आज भी हमारे इस समाज के अंदर कमी लग रही है। नए बच्चों को इसमें आना चाहिए और इसको एक शोध की तरह लेना चाहिए और अपने कंप्यूटर में डाल डाल के इसकी रिसर्च करनी चाहिए। जिस दिन ये होगा उस दिन ज्योति समाज बहुत। ये मेरी सोच है और शायद इसी सोच के बिहाफ पे मैं आज यहां गुरुजी बन के खड़ा हूं। और आप में से जो जो ये सोच अडॉप्ट कर लेगा वो कल भविष्य में दूसरों का गुरु जरूर बनेगा। और ये आप सब में से कोई ना कोई को गुरु बनना चाहिए। ऐसा होना, थोड़ा सा नजरिया अलग है। अभी हम परसों एक सम्मेलन में थे, वहां पर मैंने राम भगवान की जन्म कुंडली का व्याख्यान किया। हमारे यहां ज्योतिष शास्त्र के अंदर जिस ग्रह के आगे लिखा हुआ आ जाता है ना कि ये अशुभ है, ये बुरा है, बेटा आदमी अफसोस में पड़ जाता है, हाय मेरा ग्रह अशुभ हो गया, अब तो मेरे को ये नहीं मिलेगा, अब तो मेरे को ये नहीं मिलेगा। बिल्कुल गलत है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के सारे ग्रह वाकई में खराब हो जाए ना तो खुशी मनाना, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत लेकर के पैदा, ये ध्यान रखना इस पर। मैं साबित कर देता हूं, अभी हमारे भगवानों की कुंडली के अंदर के ज्यादातर ग्रह खराब थे। राम भगवान जी की जन्म कुंडली के ग्रह खराब थे, श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली के ग्रह खराब थे। अगर वो उन खराब ग्रहों के साथ में इतने बड़े अवतार बने तो बेटा आपके ग्रह खराब हो तो आप कैसे पीछे रह जाओगे? आप नहीं पीछे रह सकते। ये खराब ग्रह का मतलब क्या है? खराब ग्रह का मतलब ये है कि दुनिया के नियमों से अलग जाकर के सोचना और उसको कार्य रूप में ढाल करके जब आप कोई नई चीज बना करके लाते हो, वो खराब ग्रह आपके लिए विद्या का सबसे बड़ा स्रोत बनता है, सबसे बड़ा स्रोत। मैंने धर्मशाला के अंदर एक चंद्रमा के ऊपर बात कही थी कि चंद्रमा जब जन्म कुंडली में खराब होता है, कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। लाल किताब वाले यहां बहुत सारे होंगे। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति पहले घरों में हो, केतु बाद के घरों में हो, तो चंद्रमा खराब होता है। और ये चंद्रमा खराब की खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि ये आदमी दिल के बेइंतहा अच्छे होते हैं। सामने वाले के दुख में देखते हैं तो उसके मांगने से पहले उसको दे देते हैं। सामने वाले की फीलिंग्स को अपने अंदर उतार के उसको जो चाहिए उसके लिए रास्ता उसकी पीठ पीछे ही बनाने लग जाते हैं कि कहीं इसको तकलीफ ना हो जाए, चल इसका भला होगा। और करते करते ये इंसान धीरे धीरे करके लोगों की कमाई, यानी कि जिनको लोगों को कमा लेते हैं, ये इतने बड़े हो जाते हैं कि इनका बुढ़ापा बहुत सुख में होता है। चंद्र खराब वालों का ये मदद करना जानते हैं, सामने वाले की फीलिंग को जानते हैं। एक ही अवगुण होता है, इन लोगों को जहां मौका मिले ये रासलीला से बाज नहीं आते, ये इनकी प्रॉब्लम होती। और इस एक अवगुण के बाद
ये खराब चंद्रमा वाले लोग जो होते हैं ये भगवान से कम नहीं होते। इस धरती पर हर एक किसी के सुख दुख को समझ के, मां पराये की दुखी हो रही है, घर में अपने में से सब कुछ उठा करके उस मां के लिए सब कर देते हैं। ये जितने दान वीर मिलते हैं आपको, जो बड़े बड़े संस्थाएं चलाते हैं, जो छुपके किसी की मदद कर जाते हैं, किसी को बताते भी नहीं, और अमीर होने के बाद जो इतने बड़े बड़े भंडारे लगाते हैं, ये सारे के सारे खराब चंद्रमा। बृहस्पति खराब, बृहस्पति खराब का मतलब सीधा सीधा ये थोड़ी है कि दगाबाजी ही करेगा। बृहस्पति खराब का ये भी मतलब नहीं है कि सबसे ही लड़ेगा। बृहस्पति खराब का एक मतलब है कि मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंजीनियरिंग, इसको ये इंसान बहुत अच्छी तरह से समझ के दुनिया को कामयाब होने के लिए रास्ता देते हैं, उसके अंदर भागीदारी करके सक्सेस बनाते हैं। ये बृहस्पति खराब की पोजीशन है। लेकिन अब हम राम भगवान की कुंडली की बात करते हैं, छोटी सी। राम भगवान की जन्म कुंडली के अंदर गज केसरी योग यानी कि बृहस्पति और चंद्रमा लगन के अंदर, लेकिन बृहस्पति पहले घर में, केतु 12वें घर के अंदर, चंद्रमा खराब हो गया। गज केसरी योग के कारण बहुत अच्छा रहा। हां, एक बात और बता दूं कि गज केसरी योग उसी का मान्य होता है जिसका जन्म कुंडली के अंदर बुध 7वें से 12वें घर के अंदर हो, वरना गज केसरी योग जहां मर्जी बैठा लो, सब निरर्थक, सब बेकार, और बहुत सारे ज्योतिषी इस भ्रम में रह जाते हैं, लाल किताब वालों की, कि इसकी कुंडली में गज केसरी योग है, इसके माँ बाप रो क्यों रहे हैं और ये भटक क्यों रहा है काम के लिए। इसलिए भटकता है क्योंकि उसका बुध 1 से 6 में होता है, और 7 से 12 में हो तो वो तो इंसान पैदा ही समृद्ध होता है, और नहीं तो पैदा होते ही बाप अमीर हो जाता है। लेकिन बुध 7 से 12 में होना चाहिए। फिर चंद्रमा की बात कर रहे थे। चंद्रमा अगर उनका खराब था लगन का, तभी तो वो दूसरे की व्यथा को कितनी जल्दी समझ लेते थे। किसी ने उनको वनवास जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन अपने पिता का दिया वचन पूरा करने के लिए, निभाने के लिए वो अपने आप स्वेच्छा से डिसीजन लेकर के वनवास करने चले गए। ये चंद्रमा खराब की खासियत है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि ये रास रचैया होते हैं, तो वो तो एक पत्नीव्रता थे, तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि लाल किताब के अनुसार अगर शुक्र 9वें घर में बैठा हो तो मंगल बद्ध हो जाता है, होता है ना। तो शुक्र 9वें घर के अंदर, बद मंगल 7वें घर में, पति पत्नी इकट्ठे रहे कहां? बच्चों तक को नहीं पता था कि पिता कौन है। यह मंगल बद्ध था। लेकिन राहु केतु, शुक्र और बुध के मिल जाने से राहु केतु दोनों ही शुभ अवस्था के अंदर। अब केतु 12वें में कहता है कि अगर यह आध्यात्मिक होगा तो अध्यात्म की प्रकाष्ठा होगी, और अगर अय्याश होगा तो अय्याशी की प्रकाष्ठा होगी। तो उन्होंने अध्यात्म चुना, वो बने। और राहु का छठा घर कहता है कि इस इंसान को फांसी तक देने का अधिकार होगा। तो बाली को भी मारा, रावण को भी मारा, वो अधिकार था उनके पास। तो ये थी राम भगवान की कुंडली लाल किताब के अनुसार। ठीक है। शनि चौथे घर के ने, शनि यानी कि नौकरानी, चौथे घर में नौकरानी होती है। नौकरानी ने मां के कान भर के, मां के हाथ से ऐसा बॉन्डर करवा दिया कि घर छुड़वा दिया। खराब शनि था, केतु आगे राहु पीछे, खराब शनि चौथे घर के अंदर था। आज भी अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये कुंडली डाल के निकालता हूं तो यही रामायण निकल आती है। छोटी सी बात, ये मैं आपको कुंडलियां नहीं पढ़ के सुना रहा, ये बात का ख्याल रखना। मैं आपको लाल किताब के लॉ बता रहा हूं, और जो इंसान सीखना चाहे इसमें से ही सब कुछ सीख जाएगा। और क्योंकि कहानियां याद रह जाती हैं,
कई बार लिखा हुआ भूल जाता है। तो अगर हम श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली की बात करें तो लगन में चंद्रमा, लेकिन सेम वही बात चौथे घर के अंदर बृहस्पति केतु, नौवें घर के अंदर चंद्रमा खराब। सच बात है, इन्होंने सारी जिंदगी कमजोर पक्ष को चुना, उसकी मदद करी सारी जिंदगी। कौरवों की कितनी सेना को ठुकरा दिया, पांडवों का साथ दिया, लेकिन पूरी तरह से ज्ञान मुक्ति कैसे बने? ये इतनी बड़ी कलाएं उनमें कहां से आई? सिर्फ एक रोहिणी नक्षत्र की वजह से। रोहिणी नक्षत्र आप में से जितने बैठे हैं कम से कम 10 मिल जाएंगे कि जिनका रोहिणी नक्षत्र होगा। मेरा भी रोहिणी नक्षत्र है। लेकिन यह हुआ कैसे? यह हुआ ऐसे कि लाल किताब का एक लॉ है कि जब भी बृहस्पति और सूर्य इकट्ठे होंगे और शनि की किसी भी प्रकार की दृष्टि अगर उनके ऊपर पड़ती है तो ऐसा इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योगी, रिसर्चर, करता सब कुछ होगा। और ये गलती से मेरी कुंडली में भी है। लेकिन एक और योग है। एक और योग कौन सा है? शुक्र, मंगल, राहु इनके पराक्रम हाउस, तीसरे घर के। और ये योग के कारण, ये सत्य बात है, ये सबसे मीठे रहे, सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक रहे और हर किसी को काम देते थे, लीडर बनके चलाते थे और फौजी की तरह हर वक्त खड़े भी रहते थे, सैनिक की तरह खड़े भी रहते थे। और ताकत कहां से मिली? ताकत मिली सूर्य बृहस्पति का चौथे घर में होना और शनि का 7वें घर के अंदर। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन खराब शनि 7वें घर में, तो आप सब लोग प्रेडिक्ट करते हो ना खराब शनि 7वें घर में क्या क्या करता है। लेकिन यह खराब शनि, मैं अभी एग्जाम्पल देके हटा हूं, इससे बड़ा डिप्लोमेटिक कोई नहीं होता, इससे बड़ा बुद्धि वाला कोई नहीं होता। और किसको किन शब्दों के अंदर तैयार करना है, ये बुद्धि ये लोग लेकर के पैदा होते हैं। तो कुल मिलाकर के कितना ज्ञान मैं आपको दे सकता हूं, यहां भले ही मैं अभी 2 घंटे और लगा दूं। कुल मिलाकर के आपको यह देखना है सबसे पहले कि आपका खराब चंद्रमा है कि नहीं है, अशुभ चंद्रमा है कि नहीं है। और अशुभ चंद्रमा वाले इस दुनिया के अंदर कामयाब ज्योतिषी बन सकते हैं, कामयाब ज्योतिषी। और अगर कहीं ये सूर्य बृहस्पति शनि का मेल मिल जाए तो औसम बन सकते हैं। और ऐसे में राहु को छठा या तीसरा घर मिल जाए तो बेटा इससे बड़ा ज्योतिषी ढूंढने से नहीं मिलेगा। अच्छी मानसिकता के साथ, अच्छे दिल के साथ, बिना बैर द्वेष के अगर आप चलें। और एक बात और बता दूं, जो इंसान जितना बड़ा जेलसी होगा वो दुनिया के अंदर उतना ही दुख पाएगा, क्योंकि दुख तो उसे बाहर से ढूंढना ही नहीं, अपने अंदर ही है। और जितना इंसान भरे हुए को भरने वाला और जरूरतमंद को पार लगाने वाला हो और हर माहौल के अंदर खुशी मनाने वाला हो, वो कितना भी अभाव में हो बेटा, उसकी झोली सदा ही भरी रहती है और सदा ही भरेगी। तो दाता आप सबकी झोली भरे, खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्ती बख्शे। जय माता।